नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हिंदी कहानी की विकास यात्रा है उसमें प्रेमचंद युग का अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद के लिए साहित्य जो है वो मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं थी और प्रेमचंद कहानी को उपदेश परक भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा रूप उसको जरूर देना चाहते थे कि वह लोगों को सोचने पर मजबूर करे और सकारात्मकता के लिए प्रेरित करे। तो उन्होंने लिखा भी है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्पन्न करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जगाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहते हैं। तो विचारों को प्रकट करने और उनको सुंदर भावों में जागृत करने का यही जो उनका मानदंड है, जिसका प्रयास उनके पूरे कथा साहित्य में है। फिर वो समाज में जहाँ कहीं विद्रूपता है, अनीति है, शोषण है, अत्याचार है, या ऊंच नीच का जो भेदभाव है, या सामुदायिक जो रंजिश है, पारिवारिक टूटन, या तो वे उसका प्रतिकार करते हैं या फिर पीड़ा अभाव झेल रहे या प्रताड़ित हो रहे समुदाय के प्रति करुणा जगाने का काम वे करते हैं। तो प्रेमचंद हर विकृति को समाज से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ऐसे में रामविलास शर्मा का यह कहना भी सही है कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में एक महान शिक्षक के रूप में नजर आते हैं। तो पारिवारिक समस्याओं से लेकर के राजनीतिक आंदोलन तक सभी क्षेत्रों से कहानी के लिए विषय वस्तु लेते हैं। तो उनकी कहानियों का संबंध उन समस्याओं से भी है जिनका सामना आए दिन लोगों को अपने जीवन में करना पड़ता है। तो 1915 से 1936 के अपने हिंदी कहानी लेखन के दौर में प्रेमचंद ने हर उस प्रश्न को उठाया जो उस समय देश की बेहतरी के लिए आवश्यक थे। तो एक और उन्होंने जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, कर्मकांड, समाज, जमींदार, महाजन, किसान के शोषण का प्रश्न उठाया। तो दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसकी जो रणनीतियां हैं उनका समर्थन किया। तो उनके लेखन का स्वरूप भी बदलता रहा। 1916 के जो उनकी कहानी है पंच परमेश्वर, उसके आदर्शवादी प्रेमचंद 1936 के कफन तक पूर्ण रूप से यथार्थवादी हो जाते हैं। तो अभिव्यक्ति में उनकी जो प्रारंभिक घटनात्मकता है, इतिवृत्तात्मकता है, आगे चल करके वो मनोवैज्ञानिकता से जुड़ जाती है। तो घटनाओं को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना हिंदी कहानी के लिए प्रेमचंद की एक सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। लेकिन इसके कारण उनकी जो कहानियां हैं चमत्कार की ओर नहीं गई। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद ने जिन मनोविज्ञान को अपनाया वह सामान्य मनोविज्ञान था, जो हमारे दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं और जो क्रियाकलाप है उनमें बराबर व्यक्त होता रहता है। तो प्रेमचंद ने कहानी लिखने की जो शुरुआत की थी वो उर्दू से की थी, ठीक है, और उर्दू में ही उन्होंने 1909 में उनका जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन नाम से छपा था। तो सोजे वतन की कहानियों से ही उनकी सामाजिक राजनीतिक जो एक प्रतिष्ठा है वो सामने आने लगी, उनकी जो निष्ठा है वो सामने आने लगी। तो इस संग्रह की एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो संभव है उनकी पहली कहानी थी। तो उसमें देश प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति थी। इस कहानी में वतन पर कुर्बान होने वाले जो खून है उसको दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बताते हैं। तो प्रेमचंद पर गांधीवाद और नवजागरण काल चेतना का जो व्यापक प्रभाव था, वो गांधीवादी चेतना की अभिव्यक्ति हम उनकी कहानियों में देखते हैं, जहां वे समस्या को उठाते हैं और समाधान के रूप में हृदय परिवर्तन को प्रस्तुत करते हैं। तो पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ये दोनों ऐसी ही कहानियां हैं। जहाँ तक नवजागरण की चेतना का प्रश्न है, इनका जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक हम कह सकते हैं उसको। तो प्रेमचंद भारतीय पुनर्जागरण को उसके व्यापक संदर्भ में देखते थे। वे समझते थे कि देश को औपनिवेशिक गुलामी से तभी मुक्ति मिल सकती है जब पूरा देश सामाजिक दृष्टि से जाति, धर्म, इन सब के अंतर्विरोधों से मुक्त हो। तो इस अंतर्विरोध की मुक्ति के लिए वे एक आदर्श परिवार और समाज की परिकल्पना करते हैं।
और इसे अपनी कहानियों में भी प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श का एक आयाम देश मुक्ति के लिए अपना योगदान देने में है और दूसरा अपने देश समाज की जो समस्या है उनको पहचानने और उसका प्रतिकार करने में है। तो अपनी कुछ कहानियों में प्रेमचंद ने भी इतिहास से विषय वस्तु ग्रहण की। तो ऐसी कहानियों में है रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, राजा हरदौल, जुगनू की चमक, पाप का अग्निकुंड, ये उसमें प्रमुख है। इन कहानियों में वे शूरवीरों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो मुख्य रूप से इनमें सामंती समाज की जो गाथा थी, जहाँ से प्रेमचंद राष्ट्र प्रेम का आदर्श तलाश करके उसे पेश कर रहे थे। रानी सारंधा में सारंधा जो है अपने पति चंपत राय के साथ मातृभूमि के लिए शौर्य और बलिदान का परिचय देती है, लेकिन जो सामंतवादी जीवन है उसके अपने एक विरोधाभास और पतनकारी स्थितियां भी थी। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में इसको भी पेश किया और जो इनकी शतरंज के खिलाड़ी एक ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें कहानी की आवेशपूर्ण देशभक्ति की तुलना में नितांत एक ठंडी प्रतिक्रिया है। तो मातृभूमि पर विदेशियों का कब्जा हो रहा है, पर मिर्जा और मीर शतरंज की बाजियों में उलझे रहते हैं। उसके बाद प्रेमचंद मातृभूमि के प्रति समर्पण के सामंती ऐतिहासिक संदर्भों से बाहर आकर के यथार्थ से सामग्री लेने लगे। तो इन सामग्रियों से उन्होंने व्यापक रेंज की कहानियाँ लिखी। तो वहाँ अंग्रेजों के चरित्र, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन, अंग्रेजों के देशी समर्थकों पर व्यंग्य और स्वतंत्रता के बाद जो सत्ताधारी वर्ग है उनकी स्वार्थंधता की आशंका जैसी तमाम स्थितियाँ मिलती हैं। तो वियोग और मिलाप, विचित्र होली, दुस्साहस, लाग डांट और सत्याग्रह, भाड़े का टट्टू, जुलूस, समर यात्रा, पत्नी से पति और आहुति, इनके जैसी अनेक कहानियाँ स्वतंत्रता संग्राम के किसी न किसी पक्ष को लेकर के लिखी गई हैं। तो वियोग और मिलाप, इसमें होम रूल आंदोलन का जिक्र किया गया है और सुहाग की साड़ी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदर्भ है। और जुलूस जो कहानी है उसमें पूर्ण रूप से स्वराज्य आंदोलन का संदर्भ है। होली का उपहार कहानी में पत्नी को विदेशी साड़ी स्वीकार नहीं होती और समर यात्रा में जो नौहरी अंग्रेज परस्त सिपाही है उसको फटकारती है। तो आहुति जो इनकी कहानी है उसमें भी प्रेमचंद की इस चिंता की अभिव्यक्ति हुई है कि स्वराज्य कहीं राजनीतिक स्वराज्य मात्र बन करके नहीं रह जाए। तो अब तक जो हमने पढ़ा या चर्चा की उसमें प्रेमचंद युगीन जो राष्ट्रीय प्रश्न के साथ सामाजिक पारिवारिक स्तर पर मौजूद जो विद्रूपताएं हैं उनका प्रतिकार और परिहार चाहते थे। तो यहाँ भी प्रारंभ में उनमें गहन आदर्शवाद था, चाहे वह पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी के पारिवारिक टकराव का या झगड़े का हो, या नमक का दरोगा जो है उसका सत्ता प्रतिष्ठान की समस्या, तो वे समाधान आदर्शवादी देते हैं। तो दोनों तरफ से सिर्फ एक आवाज़ जैसी दलित समस्या आधारित जो कहानियाँ हैं उनमें उनका आदर्शवादी रूप है, लेकिन आगे चल करके इनका जो स्वर है वो यथार्थ की ओर उन्मुख होता है और वे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जो विडंबनाएं मौजूद हैं उनको वे प्रकट करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से उसका समाधान भी नहीं देते। तो प्रेमचंद को संयुक्त जो पारिवारिक मूल्य है उसमें गहन आस्था थी। वे इस व्यवस्था के समर्थक थे और उनकी जो अगली कहानी है तो वे पारिवारिक मूल्यों की जो व्यवस्था है उसके समर्थक थे। बड़े घर की बेटी और अलगोजिया में वे पारिवारिक टूटन की आशंका को आदर्श से बचा लेते हैं, लेकिन आगे चल करके सुजान भगत और बेटों वाली विधवा और घर जमाई, इन कहानियों में वे समस्या को उसी रूप में रख देते हैं। तो धार्मिक पाखंड और दलित समाज की जो पीड़ा है वो हमेशा प्रेमचंद की संवेदना का एक प्रमुख आयाम रही।
तो सवा सेर गेहूं और सदगति, इसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था के आतंक के साथ ही समाज की जो धार्मिक जड़ता है उसको उद्घाटित किया है। तो सदगति में दुखी चमार पंडित घासीराम से बिटिया की सगाई का साइड दिखलाने जाता है और दिन भर भूखे प्यासे काम करते करते हुए मर जाता है। उसके बाद जो दलित प्रश्न है, छूत अछूत है, उस पर भी प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, मंदिर, दूध का दाम, गुल्ली डंडा, कफन जैसी महत्वपूर्ण कहानियां उन्होंने लिखी है। तो ठाकुर का कुआं में जोखू जो है बदबूदार पानी पीने को विवश है, क्योंकि उन्हें गांव के अन्य कुएं से पानी लाने की इजाजत नहीं है। तो सदियों के शोषण का जो उन्होंने प्रतिरोध दिखाया है वो कफन कहानी के माध्यम से दिखाया है। और जमींदारी और महाजनी सभ्यता की जो विद्रूपताएं हैं उनको प्रेमचंद ने हमेशा ही उद्घाटित किया। इस दृष्टि से उनकी पूस की रात की जो महत्वपूर्ण कहानी है, और हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद किसान जो है उऋण नहीं हो पाता है, निराशा, विकल्पहीनता इस कदर है कि वह आत्मघाती रवैया अपना लेता है और खेत को नील गाय को चर लेने देता है। तो और उसके साथ ही जो स्त्री प्रश्न है उनको लेकर के प्रेमचंद ने कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी, जैसे बेटों वाली विधवा, कुसुम, नैराश्य लीला, सुहाग का शव आदि ऐसी ही कहानियां हैं। तो सुहाग का शव जो है उसमें सुभद्रा प्रश्न उठाती है कि क्या पुरुष होने से ही सारी बातें क्षम्य हैं और स्त्री होने की सारी बातें अक्षम्य हो जाती है। उसके बाद ईदगाह जो इनकी कहानी है उसमें भी उन्होंने अभावग्रस्त परिवार के बच्चे के मनोविज्ञान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में व्यापक भारतीय समाज की प्रतिध्वनि है। यही कारण है कि उनका महत्व आज भी असंदिग्ध है। तो शिल्प के स्तर पर भी उनका व्यापक योगदान है। उन्होंने कृत्रिम अलंकारिक भाषा छोड़कर के ऐसी भाषा का चुनाव किया जो व्यापक जनता से संवाद कर सके। तो कहानियों में प्रतीकात्मकता और रूपकत्व का जो इस्तेमाल है वो कम है। तो कथानक जो है इनका सामान्य रूप से इतिवृत्तात्मक ही है, और चमत्कार की अपेक्षा उन्होंने दृश्य योजना और नाटकीयता को चुना है। अब हम जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्रसाद की चिंता मुख्य रूप से सांस्कृतिक थी, और भारतीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आग्रह प्रसाद में विशेष रूप से था। तो इसकी तलाश में वो बार बार ऐतिहासिक संदर्भ की ओर मुड़ते थे। तो प्रसाद ने अपने समय को स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण से देखा और उसी के अनुरूप अपनी कहानियों में प्रेम, द्वंद्व और अतीत के उज्जवल पक्ष की सृष्टि की। हालांकि उन्होंने पर्वतीय दौर में उन्होंने भिखारिन और मधुआ और चूड़ी वाली जैसी कहानियां यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने उसका प्रकाशन किया। डॉक्टर हरदयाल के अनुसार कि प्रेमचंद आदर्श से चलकर यथार्थ तक पहुंचे थे, उसी प्रकार प्रसाद भी रूमानियत से लेकर के यथार्थ तक पहुंचे हैं। तो लेकिन इन यथार्थवादी कहानियों में भी रोमानीपन की छाया है। ऐसे में डॉक्टर रामावतार शर्मा ने भी कहा कि प्रसाद के यथार्थवाद पर मनोविज्ञान का प्रभाव है, और प्रसाद का जो यथार्थ है व्यक्ति और समाज की वेदना से संपर्क होता हुआ इतिहास और राजनीति, धर्म और संस्कृति आदि से भी प्रभावित है। तो प्रसाद का जो यथार्थ है कहीं इतिहास के खंडरों में खो सा गया है और कहीं दर्शन से आक्रांत हो गया है। तो अपनी कहानियों में प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं का जो व्यापक प्रयोग किया। कई बार वे इतिहास में जाकर के वर्तमान को प्रतिध्वनित करते हैं, तो कई बार वहाँ प्रेम के लिए भावभूमि तलाशते हैं। जहाँ वर्तमान प्रतिध्वनि भी है वहाँ प्रकारांत से है। तो सिकंदर की शपथ, ये जो इनकी कहानी है, तो इसमें भारतीय सैनिकों के साथ सिकंदर के विश्वासघात को दिखाया गया है, और चित्तौड़ का उद्धार, इसमें स्वतंत्रता की चेतना जगाने की चेष्टा की गई है।
प्रसाद की जो संवेदना है उसकी मुख्य भावभूमि क्या है? प्रेम। तो ऐतिहासिक वस्तु को लेकर भी उन्होंने सफल प्रेम कहानियां लिखी हैं, जैसे तानसेन, रसिया बालम, मृदुल मृणालिनी, ये ऐसी ही कहानियां हैं। तो तानसेन में आपस में जो प्रतिद्वंदी है, तानसेन और सोसेन अपने अहंकार को त्याग करके प्रेम को अपना लेते हैं। तो अपनी प्रेम कहानियों में प्रसाद प्राय दो विरोधी भावों के द्वंद्व को पैदा करते हैं। इस दृष्टि से उनकी जो कहानियां हैं वो है पुरस्कार, आकाशदीप। ये जो दो बेहतरीन कहानियां हैं इनकी। आकाशदीप में चंपा और बुद्धगुप्त, इनके बीच प्रेम है, पर चंपा को संदेह हो जाता है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। तो इस द्वंद्व का कहानी में बहुत सुंदर और बारीकी से चित्रण किया गया है। इसी तरह जो पुरस्कार कहानी है उसकी जो मधुलिका है उसके अंदर मातृभूमि और प्रेमी के प्रेम के द्वंद्व को दिखलाया गया है। तो अपनी कहानियों में प्रसाद ने कई बार उच्चतर मानवीय मूल्य का चित्रण किया, जैसे जहां आरा जो इनकी कहानी है ऐसी ही कहानी है। तो जहां आरा में वृद्ध बंदी पिता की देखरेख के लिए सांसारिक सुख का त्याग कर देती है। जयशंकर प्रसाद की जो यथार्थ चित्रण करने वाली कहानियां हैं उसमें मधुआ भी काफी प्रतिष्ठित है। इस कहानी में जमींदार की सोच और उसके द्वारा बच्चे नौकर का शोषण का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो शिल्प के स्तर पर प्रसाद की अपनी निजी विशिष्टता है। उनकी भाषा प्रभावपूर्ण पर अलंकारिक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक होती है। तो भाषा पात्रों के अनुकूल न होकर के वो एक जैसी तत्समनिष्ठ दिखाई देती है। तो कहानी के विकास में विरोधी भावों के घात प्रतिघात और द्वंद्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घटना का जो संयोजन है वो नाटकीय होता है, जैसे उनकी जो कहानी है प्रलय और करुणा की विजय, ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं। उसके बाद है प्रेमचंद और जयशंकर के बाद, जयशंकर प्रसाद के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो वैसे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन जो छत्तीसगढ़ी मित्र में 1911 में छपी थी। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी कहानी में गुलेरी जी ही अकेले ऐसे कहानीकार हैं जिन्हें उनकी एक कहानी उसने कहा था के कारण कहानी के इतिहास में स्थायी महत्व मिला है। तो हिंदी कहानी का जब अभी विकास की अवस्था में थी, इस कहानी ने संवेदना और शिल्प की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था। पर गुलेरी जी की मुख्य जो प्रतिष्ठा है वो अक्टूबर 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी उनकी कहानी उसने कहा था के कारण है। तो उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इसमें फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी ने अब तक चली आ रही जो इतिवृत्तात्मक संरचना है उसको एक बार के लिए बदल दिया था। तो कहानी में बचपन में लहना सिंह को जिस लड़की से प्रेम होता है, बाद में वह उसे सूबेदारनी के रूप में मिलती है। तो सूबेदारनी लहना सिंह से पति और बेटे की हिफाजत का अनुरोध करती है, तो जिसे लहना सिंह जान देकर के पूरा करता है। तो इस कहानी की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए राजेंद्र यादव ने लिखा कि वातावरण की सजीवता, कहानी की लाक्षणिक भंगिमा, फ्लैशबैक किसको कहते हैं? पूर्व दीप्ति। तो यह शैली और कथा शिल्प का ये संयम उसने कहा था के बाद दसियों वर्ष अनछुए पड़े रहे और हिंदी कहानी को उस धरातल से अपने को जोड़ने के लिए लंबी राह देखनी पड़ी। और उसके बाद है पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो कालक्रम की दृष्टि से इनका जो कहानी लेखन है उसकी शुरुआत इसी दौर में हुई थी। तो इनकी जो कहानी है उसकी माँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हो रही और इस कहानी के कारण उन्होंने हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार भी
कहा गया था इसी कहानी के कारण। तो 1920-21 के आसपास वे कहानी लेखन में सक्रिय हुए थे और उनकी गांधी आश्रम इसी दौर में आज जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई। फिर 1922 में प्रभा पत्रिका में उनकी बलिदान कहानी प्रकाशित हुई। तो इनकी आरंभिक कहानियों का जो संग्रह है वो चिंगारियां 1925-26 में प्रकाशित हुई। तो उग्र की जो सोसाइटी ऑफ डेविल्स है और देशभक्त जेतू में वह दिन, इन सब में स्वाधीनता आंदोलन के विविध पक्षों का चित्रण किया गया है। तो दिल्ली की बात और दो गज और नरक, खुदा के सामने, ये सब जो कहानियां हैं वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध लिखी गई हैं। तो उनका मुख्य स्वर विद्रोही का था और उन्होंने सामाजिक जीवन के गलिश पर भी लिखा कि विवादास्पद कहानी जो है उन सब का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस प्रकार हमने अब तक की क्लास में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और बेचैन शर्मा का जो कथा संसार है उसका अध्ययन और विश्लेषण किया। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।